हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, और आज की कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन के साथ हाजिर हैं, जो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो बच्चों देखिए, इस डेरिवेशन को कैसे किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में ये नहीं पूछा गया है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है निरक्षीय रेखा। तो निरक्षीय रेखा का मतलब क्या होता है बच्चों। तो देखिए, कोई जैसे वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर ये इस तरीके से, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू कर लेते हैं, माइनस क्यू आवेश, और ये है प्लस क्यू आवेश। तो बच्चों देखिए, इसके मध्य बिंदु से कोई यहाँ पर इसके आर दूरी पर एक बिंदु लिया गया और इसको इस तरीके से मिला देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से, और इसी तरीके से एक ट्रायंगल के रूप इसको देते हैं इस तरीके से। तो बच्चों, यहाँ से आर दूरी पर इसका मध्य बिंदु है ओ, ये ओ है। तो बच्चों किसी मतलब यहाँ से ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, और इसके मध्य बिंदु से कोई यहाँ पर बिंदु पी लिया गया, ये इसी को बोलते हैं निरक्षीय। तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु पी है और यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, इसकी दूरी जो यहाँ से यहाँ तक होगी ये पूरी 2l है। तो इसके मध्य बिंदु से लिया गया है, तो ये दूरी आपकी हो जाएगी l, और इसी तरीके से ये भी हो जाएगी l। ठीक है बच्चों, तो मध्य बिंदु से लिया गया है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये इसकी दूरी जो होगी वो हो जाएगी r² प्लस l², और इतनी दूरी यहीं पे भी हो जाएगी r² प्लस l²। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश रखा जाता है। धन परीक्षण आवेश क्या होता है बच्चों, कि धन परीक्षण आवेश जो है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता उसके द्वारा निकाली जाती है। और ये धन परीक्षण आवेश जो होता है ये एक तरीके से बहुत अल्प धन आवेश होता है, जिसका उस वैद्युत क्षेत्र में इसके प्रभाव से उसके मूल क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये एक काल्पनिक होता है। यूँ कहें कि E बराबर जो Q नॉट अपॉन एफ अपॉन क्यू नॉट, ये सदिश है, ये भी सदिश है, ये अदिश होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो है आपका क्यू नॉट, इसी को हम लोग बोल रहे हैं धन परीक्षण आवेश, इसको हम लोग बोल रहे हैं धन परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर धन परीक्षण के कारण बच्चों ये जो है प्लस क्यू, इससे इसकी दिशा देखिए यहाँ पर इस तरीके से होगी ऐसे, और इस माइनस क्यू के कारण, क्योंकि धन है तो ये प्रतिकर्षित करेगा यानी इधर की ओर होगा, और ये इसको आकर्षित करेगा तो यानी ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका E1, यानी इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और यहाँ पर E2, ये हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम इस बातों को लिख लेते हैं बच्चों पूरे इसमें। तो देखिए हम लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिस पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव होता है तो इस पर दो आवेश होता ही है, मगर हमने लिख लिया इसको। ठीक है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता E1 बराबर हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/4πε0K और Q/r²। तो बच्चों ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई ये, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका r² + l², ये हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग नंबर 1 दे सकते हैं। और बच्चों इसकी दिशा की अगर बात करें तो इसकी दिशा देखिए +Q से ये इधर की ओर होगा, तो यानी हम लिखेंगे BP, यानी B से P की ओर, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो बच्चों ये हो गया। इसी प्रकार E2 यानी -Q आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर लिख लेंगे 1/4πε0K और ये हो जाएगा Q/, ये दूरी भी उतनी है, ये हो जाएगा r² + l², ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, इससे हो जाएगी P से A की ओर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये दो जो सदिश राशि है, एक E2 है और E1 है, तो इसका एक परिणामी हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी E ज्ञात करेंगे परिणामी। तो बच्चों इसके घटक करने पड़ेंगे हमको, तो घटक करने पड़ेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं AB के समांतर व लंबवत घटक करने पर, एकदम आसान भाषा में बच्चों, किताबी भाषा नहीं है, एकदम आसान भाषा में, AB के समांतर व लंबवत घटक करने पर। तो बच्चों देखिए इसके घटक कैसे कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कोण थीटा है, तो बच्चों ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को इस तरीके से काट रही है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार बच्चों देखिए इसके मध्य बिंदु से लिया गया है, तो ये कोण भी थीटा होगा, और ये कोण थीटा होगा, तो ये कोण भी थीटा होगा। अब इस प्रकार से बच्चों देखिए जब घटक करते हैं तो इसका लंबवत घटक इस तरीके से होगा, ये वाला, और ये घटक लंबवत होगा तो ये हो जाएगा E1, और बच्चों थीटा के इधर वाला जो होता है वो cos थीटा होता है, तो साइन थीटा, तो E1 साइन थीटा। और इसी प्रकार बच्चों ये वाला थीटा के इस साइड में यानी E2, तो ये भी हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा। अब बच्चों जो थीटा की तरफ जो कोण होता है यानी ये थीटा वाला, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा में, यानी थीटा वाला कॉस थीटा और थीटा के उस साइड वाला साइन थीटा में होता है। तो ये वाला जो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस, और इसके द्वारा ये वाला ये हो जाएगा प्लस E2 कॉस थीटा। इसको अलग से भी दिखा सकते हैं मगर हमने इसको यहीं दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये घटक हो गया, तो घटक करने पर तो यहाँ पर इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो E1 साइन थीटा है और जो E2 साइन थीटा है, यानी इसके लंबवत घटक विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु ये जो आपका क्षैतिज घटक है ये एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएगा, ये जुट जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि लंबवत घटक, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे तथा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे।
अपनी भाषा में, कोई भी किताबी भाषा नहीं बच्चों, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता यानी जो इसका ई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आपका हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये दोनों के परिमाण बराबर हैं परंतु दिशाएं विपरीत हैं। तो बच्चों ये इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 के मान इसमें रखने पर तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर रख देते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका, E बराबर यहाँ पे देखिए रखते हैं 1/4πε0 K, और ये आपका हो जाएगा पूरा पूरा रखें यहाँ पर Q/r² प्लस L² और cos थीटा प्लस E2 का मान रख देते हैं, यही मान होगा 1/4πε0 K Q/r² प्लस L² और cos थीटा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये 2 cos थीटा हो जाएगा। सीधे सीधे ये पूरा पूरा एक है, चाहे तो यहाँ पर ये कम इतना इसमें देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, यानी 2 आ जाएगा तो 2 इधर कर देते हैं तो ये फाइनली आपका आ जाएगा। अब मैं ऊपर से मिटाता हूँ बच्चों, चाहे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी E बराबर ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 K और Q/r² प्लस L² और ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इतना आप नोट कर लें इसको पोस्ट करके, तो इस पे आगे चलते हैं। हाँ देखिए अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं यहाँ पर, हाँ तो बच्चों देखिए इसमें अब यहाँ पर हमने cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखिए थीटा है तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा बराबर आधार OB बटे कर्ण PB। तो OB का मान बच्चों कितना है L बटे, और PB का मान कितना है आपका r² प्लस L², और इसको हम लोग हाफ पावर में लिखेंगे क्योंकि रूट है यहाँ पर। अब बच्चों cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा E बराबर पूरा फार्मूला 1/4πε0 K और Q/ ये हो जाएगा आपका r² प्लस L² और ये और 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा की वैल्यू ये पूरी की पूरी ये है तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2L अपॉन ये हो जाएगा r² प्लस L² की पावर हाफ, ये हो जाएगा इतना। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। मैं एक और मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, और बच्चों इसको देखिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ज़रा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 K और इसको लिख देते हैं 2QL अपॉन, और ये हो जाएगा आपका r² प्लस L² का पावर 3/2 इस तरीके से। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 2QL बराबर होता है P, यानी हम यूँ कह सकते हैं चूँकि P बराबर 2QL ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बस आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। तो P का मान बच्चों यहाँ पर रख देते हैं, मतलब 2QL का मान यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 K और ये हो जाएगा आपका P, और बच्चों देखिए
यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक स्टेटमेंट फिर से हमको लिखना होगा, क्योंकि जो L है ये दूरी बहुत ही छोटी है इस R की दूरी में, यानी ये बहुत ही छोटी है, तो इसका स्क्वायर भी जो है इसकी तुलना में नगण्य माना जा सकता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो बच्चों हम लोग लिखते हैं L का मान R की तुलना में बहुत कम है, अतः एल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अतः तो यहाँ पर एल स्क्वायर को बच्चों छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा P, और बच्चों जब इसको छोड़ देंगे तो R स्क्वायर और इसका पावर 3/2। अब इसको खोल देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और R क्यू आ जाएगा, R क्यू आ जाएगा। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला जाता है E बराबर 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा P अपान ये हो जाएगा R क्यू। तो बच्चों ये है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये तो बच्चों इस तरीके से ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको आप एक अच्छे से एक बार इसको लर्न कर लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए और बताइए कि आपको ये कितना समझ में आया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।